हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम केमिस्ट्री क्लास 12th का मॉडल सेट जो जैक बोर्ड के द्वारा पब्लिश हुआ है 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए, उसका कंप्लीट एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जल्दी से इसको कंप्लीट रिवाइज कर लें और यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन में डाउट अगर हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि फिर से हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तो हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और एक्सप्लेनेशन में आपको इस पूरे एमसीक्यू का आंसर दिया जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस में। यहाँ पर देखा गया है कि टोटल 25 क्वेश्चन है एमसीक्यू और 25 क्वेश्चंस कंपलसरी है, यानी कि सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आपको बनाने हैं। टोटल 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है आपका, ये किस चैप्टर से है। तो आप पढ़े हैं सॉल्यूशन विलियन चैप्टर से क्वेश्चन है। मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इंटू 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन का मोलरता। देखिए हम बताए थे कि मोलरता और मोललता यानी कि मोलारिटी एंड मोलालिटी को अच्छे से आप कंप्लीट करके जाएंगे। थ्योरी में भी क्वेश्चंस यहाँ से आया है और ऑब्जेक्टिव में भी आया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो ये क्वेश्चन मोलारिटी से है। तो सबसे पहले आप बताएंगे मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है। तो मोलारिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि पर लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को ही मोलारता कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है मोलारता इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलारिटी का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, दिस इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे मिलीलीटर में दिया है, तो उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल फार्मूला आएगा मोलारिटी इज इक्वल टू WB गिवन मास, यानी कि विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान गुने 1000 ऊपर जाएगा एंड नीचे वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा। तो देखिए गिवन मास आपका कितना है, 2 ग्राम, एंड NaOH का आपका मोलर मास लेंगे नीचे में जो होता है 40, यानी कि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16 एंड हाइड्रोजन का 1, 17 और 23 40 मोलर मास इंटू 1000। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर 200 है, इसे लीटर में लेना होता है इसलिए हमने 1000 से डिवाइड किया है। तो फाइनल आपका ये कट करके आएगा 200 इंटू 5 एंड 5 इंटू 8 40 एंड 2 इंटू 4 8, ये कट गया, यानी कि फाइनली आपका 1/4 आएगा। 1/4 का ही वैल्यू आपका होता है 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, आप समझ लीजिए ये कहाँ से है। एमंग दी फॉलोइंग सबस्टांस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सबस्टांस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सेप्टेड बाय, यानी कि ये भी सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस सबस्टांस का वेपर प्रेशर वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो देखिए जिसका वाष्प कम बनेगा, जिसका वेपर कम बनेगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पे वाटर का वेपर तो बहुत बनता है, एल्कोहल का भी बनता है, ईथर का भी बनता है ज़्यादा, लेकिन मरकरी चूँकि मेटल है तो इसका वेपर कम बनेगा बिकॉज ये इज़ वेरी डेंस, सो दैट्स वाई इसकी वेपर कम होंगे, तो इसका वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ KB क्या है? देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का है ये, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमने बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये फार्मूला आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, यानी कि ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इंटू KB इंटू मोलालिटी, ये है फार्मूला। दिस इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यानी कि मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट इनटू मोलालिटी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का यानी कि क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला है, और यहाँ से हमें के का यूनिट पूछ रहा है, तो के इज इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एम। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेल्टा टी बी जो है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, तो सॉरी ये डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का तो जो होगा हमारा यूनिट तो केल्विन ही होगा, और मोलालिटी का होता है यहाँ पे मोल पर केजी, तो इसलिए मोल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा केल्विन केजी मोल इन्वर्स। ठीक है, तो केबी का यूनिट आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका आएगा केल्विन केजी पर मोल, यानी कि डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने में कितना मात्रा में आवेश की आवश्यकता होती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन का है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है एल्युमिनियम 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल एल्युमिनियम का आयन देखते हैं। इसके 1 मोल एल्युमिनियम, ठीक है, 1 मोल एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसे वापस 3 मोल मुझे इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो ये एल्युमिनियम आयन जो है 1 मोल एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल 1 फैराडे चार्ज के बराबर होता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे के चार्ज के बराबर होगा, तो 3 फैराडे चार्ज देंगे तभी ये हमारा 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 27 ग्राम होता है इसका। ठीक है, 1 मोल का मास, तो ये आंसर हो जाएगा 3 फैराडे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगी। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कैप एम इज इक्वल टू, मैंने बताया है आपको कि ये होता है के इंटू 1000, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशेष चालकता गुने 1000 बटे एम, यानी कि मोलारिटी। तो ठीक है, तो मोलारिटी यहाँ पे जो है मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता का ये जो हमारा मोलरता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम है, यानी कि अगर मोलरता ज़्यादा होगा तो ये मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि मोलर चालकता अधिक कब होगा, तो अधिक तभी होगा ना जब ये हमारा मोलरता कम होगा। तो देख ले यहाँ पे कौन सा सबसे कम मोलरता दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मोलरता के टर्म में दिया है, तो सबसे कम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है ये ज़्यादा कब होगा, तो जब एम कम होगा, यानी कि सांद्रता कम होगा। तो सांद्रता कम कौन है, ऑप्शन डी में कम है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट 0.001 एम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 एम NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse. Its molar conductance in ohm inverse centimeter square mole inverse. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है आपसे, 0.m NaCl विलियन का विशिष्ट चालकता दिया है, यानी कि K का वैल्यू दिया है, तो इसका मोलर चालकता क्या होगा। अभी हमने आपको बताया मोलर चालकता का फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, के का वैल्यू दिया है, आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे जो एम है कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 दिया है, जो पुट करना है आपको। ठीक है, देखते हैं, तो कैप एम इज इक्वल टू होगा, पुट करते हैं हम लोग, कैप एम इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इंटू 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, अपॉन एम 0.1 है। ठीक है, 0.1 है, तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 1.01 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो ये फाइनली आएगा 10 टू द पावर 1। ठीक है, 1 आएगा, और नीचे में आपका 0.1 जो है 10 पावर -1 के बराबर होता है, तो इसीलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 10 पावर
-1 +1 हो जाएगा, यानी कि पावर चेंज हो जाए, साइन चेंज हो जाएगा, तो फाइनली ऊपर 10⁻² हो जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1.01 × 10⁻, फाइनली पावर इसका 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमारा रेडियो सक्रिय विघटन है, एक रिएक्शन है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से जो हमारा अल्फा रेज निकलता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। और ये रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, जो अभी आप शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर आपको याद ही रखना है कि ये जो है एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये प्रथम कोटि का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अब आप इसे याद रखेंगे। तो ऑर्डर होते हैं रिएक्शंस के, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का कोई भी रिएक्शन होगा तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर रिएक्शन। तो रेट और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेम तब होता है जब हमारा ऑर्डर जो है रिएक्शन का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में ये दोनों जो है सेम हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, और ये आप फार्मूला से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। R = होता है, R = K होता है रेट कांस्टेंट, एंड R इज़ द रेट एंड A कंसंट्रेशन का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, R = K होगा, तो R का जो यूनिट होगा वही K का भी यूनिट होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो रेट, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, रेट = R, जो अभी मैंने बताया था, R = K × कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का पावर होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर गिवन होता है उसी ऑर्डर को हम पावर के रूप में लिखते हैं। रिएक्शन के ऑर्डर को ही यहाँ पे कहा जाता है पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो R = R है रेट ऑफ द रिएक्शन एंड K इज़ द रेट कांस्टेंट। तो R = K जब हो जाएगा तो इसका मतलब जो R का यानी कि रेट का जो यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का भी हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे जो पावर है यानी कि जो ऑर्डर है वो 0 होगा, यानी कि 0 किसी भी नंबर्स का पावर 0 होता है तो फाइनल जो उसकी वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो कंसंट्रेशन कितना भी दिया हो, अगर पावर यानी कि ऑर्डर 0 होगा तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो दोनों का यूनिट सेम आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 कोटि होगा, यानी कि 0 ऑर्डर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 × 10⁻² मिनट इनवर्स द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज़। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है हाफ लाइफ निकालने का, T हाफ, यानी इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ, वह टाइम जिस पर रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाया करती है। जैसे मान लो कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्शन की अगर 0.5 है तो 0.25 हो जाएगा जिस टाइम पे, यानी कि हाफ हो जाएगा, उसी टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ, यानी कि अर्ध आयु काल रिएक्शन का, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है 0.693 अपॉन K, ठीक है। K जो है यहाँ पे दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, यही है रेट कांस्टेंट जो दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है तो आपका हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो जब K की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे जो अब दिया है 0.693, ये फार्मूला में ही होता है,
और ये के की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 2 × 10⁻²। तो 10⁻² का मतलब है कि यहाँ पे दिया है 0.02, 0.02 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 34.65। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की जो रेट है वो क्या होती है कि टाइम के हिसाब से क्या होती है, डिक्रीज करती है ना। अब जितना कंसंट्रेशन है वो अगर उतना नहीं रहता है, धीरे धीरे घटता है, तो कंसंट्रेशन घटने से जो रिएक्शन की जो रेट है वो घटती है। ठीक है, तो जैसे अगर रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये फार्मूला है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन का, जो मैंने अभी लिखा था, R=K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे घटता जाएगा तो रेट भी क्या होगा, यहाँ पे घटता जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा समय के साथ घटता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, घटता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस इज कलरलेस। तो ये तो डी ब्लॉक का है क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट का है, तो बहुत ही ईजी है। मैंने आपको बताया है कि जिसका डी ऑर्बिटल चाहे तो वैकेंट हो या तो पूरी तरह से भरा हो, वो कलर शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, डी संक्रमण पॉसिबल नहीं हो पाते इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो इस वजह से इसके कोई कलर नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे D3D10 कौन होगा, यानी कि आपको दिख रहा होगा जिंक 2+। जिंक 2+ में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और ऐसे भी जिंक, कैडमियम और मरकरी ये नॉन ट्रांजिशन होता है, बाकी सारे एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है, आपका सी आंसर हो जाएगा जिंक 2+। ठीक है, ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं और इनके कलर्स भी नहीं होते, यानी कि ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला था वो क्या था, √N × N+2। और यहाँ पे N है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डी ऑर्बिटल में अनपेड देखेंगे तो आयरन में सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो आयरन का देखेंगे आप यहाँ पे कर सकते हैं, आयरन का 26, डी में 6 होता है, और 4s2, तो 4s2 यहाँ से निकल गया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अनपेड यहाँ पे निकल कर आएगा 4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, तो मैंने आपको बताया है कि ये हमारा साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में टोटल तो 4 यहाँ पे जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मैंने बताया था आपको कि sp3 होगा, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो आपकी है dsp2। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर होता है इसका ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड से क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो न्यूट्रल लिगेंड तो ये वाटर दिख रहा है, अमोनिया भी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है कार्बोनिल है ये भी न्यूट्रल है, लेकिन ये NO2- नाइट्राइट आयन है, जो कि यहाँ पे ऐसे लिखा है ये। ठीक है, नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N, ये एम्बिडेंट लिगेंड भी है और ये न्यूट्रल नहीं है, ये एनायनिक लिगेंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से, थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिनम ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जटिल आयन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जलीय विलयन में कितना आयन देगा, जलीय विलयन में कितना आयन देगा, यानी कि इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो देखो मैंने बताया था आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ये तो आयोनाइज नहीं होता, ये टूटेगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, ऐसे ही रहता है ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये 4 क्लोराइड आयन जो है वो बाहर है, काउंटर आयन है, ये आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेबल आयन है, ये टूट जाएगा, तो 4 क्लोराइड आयन हो जाएगा, प्लस इस पे आएगा टोटल 4, ये माइनस है तो इस पर टोटल 4+ होगा। तो ये एक आयन कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ हो गया, और ये काउंटर आयन 4 और 1 5, यानी कि टोटल 5 आयन मिलेंगे आपको इसको आयनाइज करने के बाद एक बार सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जलीय विलयन के अंदर ये 5 आयन देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चिलेट। चिलेट मतलब 2 अलग अलग डोनर साइट होते हैं,
किस लिगेंड के पास, उसे चिलेट लिगेंड कहते हैं, जैसे ऑक्जुलेट। तो देखेंगे ऑक्जुलेट आयन ये है हमारा, और COO- ये हमारा C2O4 2 का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखेंगे कि इधर से और इधर से, यानी कि दो अलग अलग साइड से ये डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए चिलेट लिगेंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्जुलेट यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ रहा है दोस्तों। ऊपर वाले क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था, और अब ऑर्गेनिक से आ गया। तो ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम को पालन करेगा? तो मार्कोनिकॉफ का नियम जो है अनसिमेट्रिकल अल्किन होने चाहिए, तभी हम मार्कोनिकॉफ लगा सकते हैं। जैसे कि प्रोपिन में देखेंगे ये स्ट्रक्चर हमारा है जो कि अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो यहाँ पे प्रोपिन में 3 कार्बन होने चाहिए और उसके साथ एसिड होना चाहिए HBr, HCl या फिर HI। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है। और यहाँ पे तो क्लोरीन है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे HBr है। और ये देखते हैं यहाँ पे C3H6 है, यानी कि प्रोपिन है, हाँ ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा। और मैंने बताया है कि जो ब्रोमीन आएगा वो 2 डिग्री कार्बन पे आता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता है, ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है, यानी कि एडिशन हो जाता है यहाँ पे HBr का और बन जाता है हेलो अल्केन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस यौगिक का क्वाथनांक सबसे अधिक होता है? यानी कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, कंपलसरी रहेगा। यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो 3 कार्बन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कम है, ज़्यादा वाले कार्बन में ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया घटता है तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे इंटरेक्शन कम होता है। कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हाईएस्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो हाईएस्ट तब होगा जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा कब होगा, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, लीनियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है। ठीक है, सरफेस एरिया घटता है तो इंटरेक्शन कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है, अट्रैक्शन कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कब, जब हमारा चैन बिल्कुल लीनियर होगा। तो इसलिए ये आंसर सही होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलिसिस SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा? यानी कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है कौन, आपको पता है ऑर्डर। SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने ऑर्डर बताए थे। तो देखेंगे 3 डिग्री जो है अल्काइल हैलाइड जो होगा ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, क्योंकि ये 3 डिग्री हेलो अल्केन दिया हुआ है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। द ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक कोवेच इज। ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल के साथ मैंने बताया है कि जब अल्काइल हैलाइड होगा हमारे पास और केवेच अल्कोहलिक होगा, तो अल्कोहलिक केवेच में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब 3 डिग्री होगा हमारा तो ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड इस तरह से है, 3 डिग्री है, तो एलिमिनेशन जो होगा यहाँ पे केवेच अल्कोहलिक के प्रेजेंस में वो फास्ट होगा। क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और उसके बगल वाले का ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। मान लो यहाँ से निकलेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और अल्कीन फॉर्म होगा। तो एलिमिनेशन फास्ट तब होगा जब हमारा अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है कि वह अल्कीन ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा अल्काइल ग्रुप वाला होगा। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप वाला वही अल्कीन बनेगा जो 3 डिग्री हैलो अल्केन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा बनेगा 3 डिग्री, उससे कम 2 और उसके कम 1 डिग्री जो हैलो अल्केन होगा वो सबसे 1 डिग्री नहीं ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे स्लो होगा रिएक्शन 1 डिग्री हैलो अल्केन का, और उससे ज़्यादा फास्ट 2 डिग्री हैलो अल्केन का होगा, और उससे ज़्यादा फास्ट 3 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोएल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोएल्केन सबसे ज़्यादा डिग्री वाला होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा डिग्री का यहाँ पे देखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 डिग्री हो गया, 1 ब्रोमो 1, ये भी 1 डिग्री, 2 क्लोरो ये 2 डिग्री है, और 2 ब्रोमोप्रोपेन भी 2 डिग्री है। यानी कि दोनों आप देख सकते हैं प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, प्रोपेन में होते हैं 4 कार्बन, मैं ऐसे ही बना देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। 2 क्लोरो मतलब 2 पे क्लोरीन लगा है, और 2 ब्रोमो का मतलब 2 पे 2 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब यही स्ट्रक्चर है इसी तरह का 4 कार्बन वाले, और 2 पे ब्रोमीन लगा है। तो देखो ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होगा क्योंकि ब्रोमीन साइज में बड़ा है, तो ब्रोमीन का बॉन्ड वीक है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन से, ठीक है। पहले ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद देखेंगे हैलोजन कौन सा ज़्यादा है, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, अगर आयोडीन होता तो वो और इजीली रिएक्ट करता, ठीक है, आसानी से रिएक्ट करता, तो यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इज एन एग्जांपल ऑफ इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदलने का एक उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है इथाइल अल्कोहल C2H5OH को बोलते हैं, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है एसिटल्डिहाइड में, यानी कि CH3CHO में, इथेनॉल में करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है अल्कोहल का कन्वर्जन ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन से करते हैं हम लोग। यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा है, आपको सिर्फ मेथड पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन और डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नेम्ड रिएक्शन से पूछ दिया है, और इस तरह से पूछ ही देता है 1-2 रिएक्शन, ठीक है, लैंग्वेज में कह रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, और इसका रिएक्शन कराना है हमें CO2 से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है। ये कॉल्वेज रिएक्शन है, आपको मैंने बताया है। तो कॉल्वेज रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है कि नहीं। कॉल्वेज रिएक्शन में आपका आप देखेंगे क्या होता है यहाँ पे कि बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग होता है, और यहाँ पे OH लगा रहता है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है COOH, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये प्रोडक्ट बनता है कॉल्वेज रिएक्शन में जब हम सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ। देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, किस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमें लेना क्या है, इथाइल अल्कोहल लेना है CH3CH2OH, ठीक है। अब इसे हीट करना है H2SO4 के साथ करना है, टेम्परेचर डिफरेंस होने से प्रोडक्ट चेंज होते हैं, मैंने बताया था आपको कि 413 केल्विन पे क्या बनेगा, ठीक है, तो 443 केल्विन पे क्या बनेगा, 2 ही टेम्परेचर है यहाँ पे, आपको देखना है किस पे क्या बनेगा, वही पूछ रहा है, किस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो ईथर बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना होता है, क्या लेना होता है, 413 केल्विन, और 443 लेने पे क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है, यानी कि अल्कीन बनता है। तो 443 केल्विन पे अल्कीन बनेगा और 413 पे ईथर बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन का ओजोनाइड जब बनेगा तो उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूटीन है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लास्ट है, ये 1 ब्यूटीन है, ठीक है, 1 ब्यूटीन है, ये आई नहीं है, 1 ब्यूटीन है, ठीक है। ये देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। ओजोनाइड करने पे क्या होता है, वो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, O2 लेते हैं, ओजोन से O2 लेते हैं, O2 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये बॉन्ड तोड़िए, ये बॉन्ड तोड़िए, और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जाएगा तो बनेगा एक हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक कार्बन का मिथेनॉल, और इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन में ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा ऐसे, यानी कि 2 अलग अलग एल्डिहाइड मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से, और 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा, अलग हो जाएगा, एक मिथेनॉल बनेगा, और एक 3 कार्बन का एल्डिहाइड यानी कि एक प्रोपेनॉल, 2 एल्डिहाइड बनेंगे, एक कार्बन का मिथेनॉल और एक 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनॉल, यानी कि यहाँ पे 2 एल्डिहाइड में एक प्रोपेनॉल मिलेगा और एक मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।